गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टॉपिक्स जो आज करंट अफेयर के अंदर हमें यहाँ पे करना है कंप्लीट। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट एशियाटिक लायंस। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि जो न्यू बॉर्न कब्स वगैरह होते हैं लायंस के, उसकी कुछ डेथ वहां पे सामने आई है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करनी है बातें। देन आफ्टर हमने एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे कुछ यूज किया है, तो उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको अभी रिसेंटली वहां पे थोड़ी सी 2000 करोड़ की ग्रांट दे दी गई है, तो वो वाला टॉपिक भी अभी थोड़ा सा वहां पे बोल सकते हैं दैट इट इज इन द करंट न्यूज। Then after we have already launched HOPE, that is Human Outer Planetary Exploration. फिर कुछ बातें रहेगी लोकमान्य तिलक, that is बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। And the last topic that is about India has also commissioned the first indigenously developed 1 megawatt green energy green hydrogen plant। तो उस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर वहां पे कुछ करनी है बात है। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। The first topic and that is all about Asiatic lions and what is in the news। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम एज वेल, you can also download this PDF and the Telegram group channel that is mentioned in the description box। सो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो चैनल है उसके ऊपर जा सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द चैनल, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है अभी रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट के अंदर। सो व्हाट इज इन द न्यूज। सो इन द न्यूज देयर इज 3 एशियाटिक लायन कब डाइड इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अमरेली के अंदर वहां पे 3 एशियाटिक लायन के कब जो है वहां पे कुछ उनकी डेथ हुई है, और 6 से भी ज्यादा। और वहां पे जो लायंस के जो कब है उनको एज ऑफ नाउ वेटरनरी और ऑब्जर्वेशन के अंदर वहां पे रखा गया है। और एक चीज को ये बात वहां पे अलार्म कर रही है रिगार्डिंग कब मोर्टालिटी। और अगर मान के चलो जो छोटे छोटे लायन की कब है अगर उनकी वहां पे डेथ हो रही है, तो जो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा गिर के आसपास, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ बातें वहां पे डेफिनेटली चलेगी। पहले तो जानते हैं कि एग्जैक्टली एशियाटिक लायन होते क्या है, राइट। बिकॉज एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में पहले हमें उसके बारे में वहां पे डिटेलिंग्स में पता होना चाहिए, एंड देन आफ्टर we'll move towards this issue। So what is about Asiatic lion? What is it? The Asiatic lion is a subspecies of lion which is found only in India as of now, recognized for its restricted range and distinct physical traits compared to the African cousins। उनका जो साइंटिफिक नेम है that is Panthera leo persica। that is the scientific name Panthera leo persica। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ये जो एशियाटिक लायन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, दैट इज इन इंडिया। और इंडिया में भी देखा जाए तो पर्टिकुलरली जो गिर के आसपास की जो जगह है वहां पे आपको ये वाली चीज मिल जाती है। अगर हम एशियाटिक लायन के IUCN स्टेटस के बारे में बात करें, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उसका जो वहां पे स्टेटस है वो कौन सा है, दैट इज वल्नरेबल। इसका मतलब उसके ऊपर वहां पे आपको ध्यान रखने की तो जरूरत है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972, तो उसके शेड्यूल 1 के अंदर उसको रखा जाता है साइट्स, जो कि एनिमल्स के ट्रेड के रिगार्डिंग बातें होती है, तो वहां पे उसके अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। और एज ऑफ नाउ वो आपको कहां पे मिलता है, दे आर जनरली फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क एज वेल एज उसके आसपास के गुजरात के जोन जहां पे अमरेली आता है, जूनागढ़ है, भावनगर है, कुछ कोस्टल एरिया के आसपास। और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 200 से ज्यादा कुछ लायंस जो है वो यहाँ पे आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज वहां पे भी वो बेसिकली जिंदा है, ऐसा माना जाता है। सो अगर आप उसके जोन के रिगार्डिंग बात करें कि कौन से जोन के अंदर ये वाले लायंस आपको मिलते हैं, सो दैट इज इन दी गुजरात। गुजरात के अंदर आपको ये वाला लायन वहां पे मिल जाता है।
और उनकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब अगर हम बहुत सालों पहले से अगर उनका कुछ चेक करें कि क्या पहले से लायंस सिर्फ यहाँ पे ही मिलते थे ये वाले, या फिर किसी और भी जोन्स के अंदर ये वाले लायंस पाए जाते थे, तो यहाँ पे लिखा है दैट इज शुरुआत में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया से लेके मेडिटेरेनियन सी तक ये पूरी की पूरी रेंज थी लायंस की, जो आज वहां पे कहां तक सीमित हो चुकी है। दे आर ओनली फाउंड इन गिर बाय अर्ली 1900s। सो देखा जाए तो पहले पूरे ईस्ट इंडिया से लेके यूरोप और अफ्रीका के बीच में रहे मेडिटेरेनियन सी, वहां तक का जो पूरा पट्टा था वहां पे ये वाले लायंस पाए जाते थे। एज ऑफ नाउ वो सिर्फ कन्फाइंड हो चुके हैं गिर के आसपास के एरिया के अंदर, राइट। सो देखा जाए तो वहां पे बहुत से कंजर्वेशन एफर्ट्स की भी वहां पे हुई है शुरुआत, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इतना ज्यादा वहां पे एफर्ट्स अभी लगाने की और भी जरूरत है। उनके मेन मेन फीचर्स क्या है, जो मेल है उनका वहां पे आपको एक स्पेयर्स मेन आपको वहां पे मिलती है जिसके ईयर्स जो है वो विजिबल होंगे, जबकि जो अफ्रीकन लायंस है उनके ईयर्स वहां पे विजिबल होते नहीं है। लॉन्ग बेली फोल्ड ऑलवेज वहां पे आपको मिलता है। एक कोट उनके ऊपर आपको मिलेगा दैट इज अबाउट बफ ग्रे और समटाइम्स सिल्वरी कलर, एंड उसकी जो शोल्डर की जो हाइट है दैट इज अबाउट 110 सेंटीमीटर और लेंथ रहती है अप टू 280 सेंटीमीटर्स। सो दैट इज ऑल अबाउट एशियाटिक लायंस, जो राइट नाउ आपको गुजरात के आसपास के जोन के आसपास वहां पे मिलते हैं, राइट। चलिए दैट्स इट। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर लास्ट मंथ इन द जुलाई फ्रॉम द 10th जुलाई हमने नई बैचेस की शुरुआत कर दी है फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2, and in this month after 15th August we are about to launch some new batches, right, same for UPSC as well as GPSC class 1-2। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आप इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें और एनरोलमेंट करवाए। दिस इज द नंबर फॉर अहमदाबाद एंड दिस वन इज द नंबर फॉर गांधीनगर, right, for UPSC as well as GPSC class 1-2 in both गुजराती as well as English medium। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। as well as you will also get 3 days free demo sessions along with up to 50% scholarship on the admission। this is the last month of this scholarship, तो अगर आपको उसका लाभ उठाना है तो आज ही वहां पे कांटेक्ट करें, राइट, एंड इस ऑफर का वहां पे आप लाभ ले सकते हैं। साथ में मैंने वो भी बताया था कि इस जो पीडीएफ यहाँ पे है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से आपको मिल जाएगी, जिसका मेंशन नीचे ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पे ब्रीफ किया हुआ है। प्लस you can also fill up a form which is given in the description box so that our coordinate will call you soon। एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो you can call on this number or you can also fill up the form which is given in the description box, right। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑल अबाउट रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे यूज हुआ एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात है। तो जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एग्रोमेट एडवाइजरी को वहां पे लॉन्च किया है। तो चलिए उसके ऊपर कुछ करते हैं बातें एंड व्हाट इज एग्जैक्टली इन द कंटेक्स्ट, व्हाट इज इन द न्यूज। तो इक्रीसेट एज वेल एज ICAR दोनों ने मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एक स्पेशल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस को वहां पे की है लॉन्च, और किसके रिगार्डिंग यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट। सो ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बनाने के लिए एक नई चीज वहां पे हुई है लॉन्च, दैट इज नोन एज एग्रोमेट। और एग्जैक्टली क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एग्रोमेट, तो एक रियल टाइम पर्सनलाइज्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सिस्टम वहां पे डेवलप की गई है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज मशीन लर्निंग, जिससे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उन्हें एक इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन वहां पे लिया जा सके। और किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की बात है, अबाउट क्लाइमेटिक रिस्क। तो क्लाइमेट की सिचुएशन किस तरीके की रहेगी इन द फ्यूचर, उसकी एडवाइस देने के लिए एक ये वाली नई सिस्टम की हुई है शुरुआत। और अगर फार्मर को पहले से पता है दैट व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ द क्लाइमेट, so it will definitely help the farmers to take the decisions regarding the crops, that which kind of crops they should take,
एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्हें कौन से क्रॉप को वहां पे लेना चाहिए एंड व्हाट विल गिव देम द हाईएस्ट लेवल ऑफ बेनिफिट राइट विद इन द रिसोर्सेस। सो देखिए यहाँ पे दो तरीके की चीज होती है, या तो आप हर जगह पे इरिगेशन को स्प्रेड करें, बट द मेन थिंग इज दैट इज टू स्प्रेड द इरिगेशन फैसिलिटीज इन ऑल ओवर द इंडिया is definitely an expensive project as well as it is a time consuming thing, right? So if you have decided today that we are about to spread irrigation throughout all the regions, all the rural areas of India, but it is not that much easier process, right? It is a lengthier process. So जब तक वहां पे वो चीज वहां पे स्प्रेड नहीं हो जाती तब तक आप क्या करोगे? तो you have an option that if you are not able to provide irrigation facility to all the farmers, then you should at least inform the farmers that which kind of crops will be beneficial in the next cropping season by giving them the information regarding climate, by giving them the information regarding the rainfall, that is precipitation. तो उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें कीजिए। एटलीस्ट फार्मर को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सीजन जो अपकमिंग सीजन है वहां पे कितनी बारिश वगैरह होने वाली है, क्लाइमेट कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, तो वो सब उनको वहां पे पता होना चाहिए। और उसी के लिए ये वाली सर्विस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात है। और किसने इसको डेवलप किया है? इट इज जॉइंटली डेवलप बाय ICRI सेट एज वेल एज ICAR। और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मिशन जिसका नाम है मॉनसून मिशन 3 एज वेल एज कुछ पार्टनर्स IMD, IITM एंड AI4CRA, तो ये सारी की सारी चीजों ने वहां पे कंबाइन होके एक नई वहां पे चीज की है डेवलप। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? दैट इज टू प्रोवाइड रियल टाइम हाइपर लोकल पर्सनलाइज्ड वेदर एंड क्लाइमेट एडवाइजरीज to all the small land holding farmers for making them some good adaptive decisions, right? And pilot implementation कैसे रहेगा? The project is being piloted in Maharashtra through ICR's agro meteorological field units। वहां से इसको इंप्लीमेंट करने की हो जाएगी शुरुआत और उसके बाद पूरे देश के अंदर इसको वहां पे स्प्रेड किया जाएगा, राइट? एंड व्हाट आर द की फीचर्स? तो जैसे नाम है वैसे उसका काम है, राइट? सो क्रॉप वेदर एनालिटिक्स के लिए कुछ डायनेमिक मॉडल्स का वहां पे यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड, प्लस AI पावर्ड व्हाट्सएप बोट फॉर इजी डिलीवरी इन द रीजनल लैंग्वेजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वहां पे व्हाट्सएप के अंदर वो बोट वगैरह वहां पे डेवलप किया जाएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है यू कैन गो ऑन दैट। Personalized insights based based on crop cycle, soil location as well as socio-economic profile, और रियल टाइम वहां पे इंटीग्रेशन चलेगा ऑफ IMD डेटा एज वेल एज सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारे के सारे उसके मेन फीचर्स रहेंगे और मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू वहां पे एक्सेस दिया जाएगा ताकि हर एक फार्मर के पास ये सब बेनिफिट्स वहां पे पहुंच सके। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस एग्रोमेट एडवाइजरी फैसिलिटी। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, दैट इज ऑल अबाउट NCDC। व्हाट इज NCDC? दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब एग्जैक्टली NCDC यहां पे न्यूज में क्यों आया है? देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2000 करोड़ की ग्रांट यहां पे दी है NCDC को, और कितने साल के लिए वाली ग्रांट वहां पे दी गई है? दैट इज फॉर 4 इयर्स। और एग्जैक्टली NCDC है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका काम क्या रहता है कि भैया एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्री एज वेल एज उसके रिगार्डिंग जितने भी कनेक्टेड सेक्टर्स हैं उन सब के अंदर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो सके, उसको वहां पे उसके लिए और वहां पे उसको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है वो इनकी रहती है। फिर से एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज एज वेल एज उसके रिगार्डिंग जितने भी सेक्टर्स हैं उन्हें वहां पे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंस पहुंचाने के लिए जो काम वहां पे करना पड़ेगा वो सब NCDC वहां पे करते हैं, जो 1963 के अंदर एक कानून के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन। और उनका हेडक्वार्टर कहां पे है? सो हेडक्वार्टर दैट इज इन न्यू दिल्ली as with 18 रीजनल एंड स्टेट ऑफिसेस। पूरे भारत के अंदर इनके 18 के आसपास रीजनल और स्टेट ऑफिसेस वहां पे है।
मेन मोटिव क्या है? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कोऑपरेटिव्स को वहां पे और ज्यादा स्प्रेड करना है, तो उसी के रिगार्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव वहां पे रहेगा, दैट इज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री। साथ में जितने भी कोऑपरेटिव्स है उन्हें लॉन्ग टर्म का क्रेडिट दैट इज लोन वगैरह वहां पे प्रोवाइड करना, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उनको प्रोवाइड करना। और उसके की फंक्शनिंग्स वहां पे क्या रहेंगे? तो फाइनेंस दी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सबको फाइनेंस करना। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वहां पे और ज्यादा सपोर्ट करना, स्पेसिफिकली फॉर द नोटिफाइड कमोडिटीज लाइक फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज, रबर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ फार्मर की जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है लाइक डेली हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज है, हैंडलूम वगैरह है, सेरिकल्चर है, दैट इज फॉर द सिल्क, तो इन सबको वहां पे फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, राइट? So extend the financial assistance to cooperatives for the rural infrastructure as well as like irrigation, sanitation and animal health. और यहाँ पे they provide both grants as well as loans to the state governments and directly to the eligible cooperative societies. इन सबको वहां पे loans and grants वहां पे प्रोवाइड करना ताकि मैक्सिमम फार्मर्स तक ये वाली चीज वहां पे स्प्रेड हो सके। तो रिसेंटली यहाँ पे 2000 करोड़ की वहां पे ग्रांट दी गई है टू दी NCDC and that's why it is there in the news. और इससे बेसिकली होगा क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो 13,000 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी और 2.9 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, जिसके रूरल ग्रोथ वहां पे होगा, जॉब क्रिएशन होगा, तो वो सब अपना बोल बच्चन वहां पे रहता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग विच इज इन द न्यूज। प्लस अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट वहां पे हमने हाथ में लिया है जिसका नाम है होप प्रोजेक्ट, दैट इज ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। और क्या है ये एग्जैक्टली होप? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज दिस होप, ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। चलिए देखिए, बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है प्रोटोप्लेनेट, और उन लोगों ने एक नया मिशन वहां पे किया है जिसका नाम है होप। और एक नया एक होप स्टेशन ऑब्जर्वेशन वगैरह करने के लिए जो स्टेशन वहां पे है वो कहां पे एस्टेब्लिश किया है इन लोगों ने? द नेम ऑफ द प्लेस इज सोकार, एंड सोकार कहां पे है? दैट इज इन लद्दाख। और किस चीज को यहां पे ऑब्जर्व करने की बात है? टू स्टिम्युलेट ल्यूनर एज वेल एज मार्शियन कंडीशंस, ल्यूनर दैट इज मून एंड मार्स। तो यहां पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, किसके लिए? दैट इज अ मून एंड मार्स सिम्युलेशन रिसर्च स्टेशन, जो यहां पे हुआ है डेवलप एट सोकार बेसिन विच इज इन लद्दाख हाई एल्टीट्यूड बेसिन। तो लद्दाख का एक बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे रहा एक जोन जिसका नाम है सोकार, और वहां पे एक्चुअली करना क्या है? दैट इज मिमिकिंग ऑफ अर्थ टेराइन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट? सो अर्थ टेराइन और एनवायरमेंटल कंडीशंस को वो एग्जैक्टली वहां पे मिमिक करता है। और ये किसने वहां पे किया है डेवलप? तो पहले ही बात हुई कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है प्रोटोप्लेनेट, उन लोगों ने वहां पे किया है इसको डेवलप। और वहां पे इसरो वालों ने थोड़ा टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड किया है। एग्जैक्टली करना क्या है? इट इज टू एग्जामाइन द साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल and epigenic responses of humans in the extreme isolations। अगर ह्यूमंस को एक्सट्रीम आइसोलेशन पे रखा जाए तो उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी फिजियोलॉजी पे और उनके एपिजेनिक रिस्पॉन्सेस पे क्या असर आता है उसको एग्जामाइन करने वाला एक प्रोजेक्ट विच इज नोन एज होप प्रोजेक्ट, राइट? और उसी के चलते एक बार हमें पता चला कि अच्छा एक्सट्रीम सिचुएशन में हम कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो 2040 तक हमको एक लूनर मिशन वहां पे करना है और 2035 तक जो हमारे स्पेस मिशन वहां पे रहेंगे, तो उन सबको हमको वहां पे अचीव करना है। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर ह्यूमंस को यहाँ से स्पेस में भेजा जा रहा है तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और एपिजेनिक रिस्पॉन्सेस के अंदर किस तरीके का वहां पे बिहेवियर चलेगा।
सो अगर उसकी की फीचर्स की बात करें तो पहले तो ये कहां पे इसको लोकेट किया गया है, तो इट इज लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट टेराइन रिजेंबलिंग ल्यूनर एंड मार्शियन एनवायरमेंट्स, जो ल्यूनर और मार्शियर एनवायरमेंट्स को वहां पे दिखाते हैं, रिजेंबल करते हैं, वैसे हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट टेराइन में इसको वहां पे लॉन्च किया है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट जो है उनको आइसोलेशन पे रखा जाएगा फॉर हाउ मेनी डेज, 10 डेज, और उससे क्या करना है, दैट इज टू टेस्ट डीप स्पेस स्ट्रेस रेजिलियंस। दो साइंटिस्ट को 10 दिन के लिए वहां पे आइसोलेशन में रखा जाएगा ताकि जो डीप स्पेस स्ट्रेस रेजिलियंस है उसको वहां पे टेस्ट किया जा सके। रिसर्च में कौन सी चीजों को वहां पे स्टडी करने की बात है, एक तो मेंटल हेल्थ, दूसरा बायोलॉजिकल एडेप्टेशन, और उसी के बेसिस पे किस तरीके से वहां पे प्लानिंग की जानी चाहिए पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट की। सो मिशन प्लानिंग को भी वहां पे देखा जाएगा, और इसरो ने वहां पे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी वहां पे गाइड किया है फॉर द क्रू पार्टिसिपेंट्स, कि किस तरह के लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाए। And periodic crew rotation planned to test individual variability in the confined conditions। वहां पे वन बाय वन क्रू को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको रोटेशन बेस पे वहां पे रखा जाएगा, अलग अलग क्रूज को अलग अलग बार वहां पे वन बाय वन रोटेट करके वहां पे रखा जाएगा ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन जो वेरिएशंस होते हैं उसको भी वहां पे ऑब्जर्व किया जा सके। सो ऐसा वहां पे एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, दैट इज अबाउट होप प्रोजेक्ट। और इससे होगा क्या, तो डेफिनेटली हमारी जो स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज है इंडिया के क्रू की और इंटरप्लेनेटरी मिशन की हमारी जो रेडीनेस है उसको वहां पे और हम कंफर्म कर सकते हैं, और साथ में ग्लोबल स्पेस रिसर्च इकोसिस्टम के अंदर हम इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको वहां पे महसूस करवा सकते हैं। एंड प्लस फ्यूचर में जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाएंगे, जैसे कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, और हमारा जो गगनयान के टाइप के जो मिशन है उसके लिए हम प्रॉपर वहां पे डेटा वगैरह भी गैदर कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट होप मिशन, दैट्स इट। प्लस अभी देखा जाए तो लोकमान्य तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, वहां पे कुछ न्यूज में आए हैं, और न्यूज में किस तरीके से आया है तो उसको भी यहाँ पे देख रहे हैं। कंटेक्स्ट में एग्जैक्टली है क्या, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक, हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने उनके सामने कुछ ट्रिब्यूट वहां पे उनको वहां पे पे किया है, और उनके जो रोल रहे थे हमारे देश की आजादी के अंदर उसको वहां पे हाईलाइट्स किए गए हैं बाय हाईलाइटिंग हिज रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग स्वराज इनटू अ मास मूवमेंट। व्हाट इज स्वराज, कि भैया हमारे देश के अंदर हमारा खुद का राज होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का राज। एंड दैट वाज द फेमस लाइन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट, होम रूल इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। हम उसको लेके ही रहेंगे। सो वही है बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर थे, खुद के वहां पे उनके कुछ मैगजीन्स थे, कुछ न्यूज़पेपर्स वहां पे थे, जैसे कि हो गया मराठा, एक हो गया केसरी। मराठा न्यूज़पेपर जो बेसिकली इंग्लिश में लिखते थे, और केसरी जो था वो वहां पे मराठी में लिखते थे। तो बेसिकली और इसीलिए इन सब हरकतों की वजह से या फिर इन सब एफर्ट्स की वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ब्रिटिश ऑथोरिटीज उनको इस नाम से बोले जाते थे कि ये जो है इंडिया को शांत नहीं बैठने देते, भारतीय अशांति के पिता बोला गया है, दैट इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लोकमान्य तिलक जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। स्टडी उनकी हुई डेक्कन कॉलेज एट पुणे और ग्रेजुएट किए विथ बीए विथ एलएलबी। उसके बाद उन्होंने वहां पे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को वहां पे को फाउंड किया, एज वेल एज फर्ग्यूसन कॉलेज को वहां पे को फाउंड किया टू प्रमोट इंडिया रन एजुकेशन, कि इंडियंस के द्वारा भी वहां पे एजुकेशन को रन किया जा सकता है, वो बात को वहां पे प्रमोट की। और अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उनका वो फेमस एक स्लोगन, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। उनके न्यूज़पेपर्स, जहां पे दो न्यूज़पेपर उनके बहुत ही फेमस, दैट इज केसरी एंड मराठा, जिसकी मैंने रिसेंटली वहां पे की बातें, प्लस महाराष्ट्र के अंदर गणेश महोत्सव एंड शिवाजी महोत्सव, इन दोनों को सेलिब्रेट करने की उन्होंने की वहां पे शुरुआत। ये बेसिकली देवर अ काइंड ऑफ टूल्स की जहां से वो पब्लिक को गैदर कर रहे थे।
राइट। और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज लीडर बोल सकते हैं, they lead the Lal Bal Pal trio, that is Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal during the assertive phase of nationalism. Specifically अगर हम बात करें तो specifically at the time of स्वदेशी movement, right, the partition of Bengal, और उस जमाने में वो बहुत ही ज्यादा वहां पे एक्टिव रहे, और देखा जाए तो उनके राइटिंग्स और वो सब भी बहुत बढ़िया सी रही। दे ऑथर्ड गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन द वेदास, जो कि आपके हिस्ट्री के अंदर भी आता है कि आर्यंस का ओरिजिन कहां पे है। उनमें बाल गंगाधर तिलक का ऐसा मानना था कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक के आसपास के रीजन से आए थे, एज वेल एज ओरियन वगैरह जो है वो उनका हिस्ट्री, रिलीजन और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उनका जो कमांड था उसको बताते हैं। और उनकी बहुत बढ़िया सी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, दैट वाज इन द ईयर 1916। इंडिया में दो टाइप की होम रूल मूवमेंट चली, एक थी बाय बाल गंगाधर तिलक एंड द अनदर वन वाज एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का जो रीजन था दैट वाज स्पेसिफिकली द बॉम्बे प्रोविंसेस, एंड एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो बॉम्बे के अलावा पूरे भारत के अंदर आपको मिलती है, राइट। और बहुत सी बार उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी लगे, देशद्रोह के चार्जेस, और बहुत सी बार उनको जेल में भी जाना पड़ा। 1897 में भी इनको उठा के जेल में डाल दिया था, और उसके बाद देखा जाए तो 1908-09 तो वहां पे उनको 6 साल के लिए बर्मा की जेल के अंदर डाला था, राइट। तो वही सब बात है 1897 एंड 1908, तो वहां पे उनको बार बार उनको वहां पे जेल में जाना पड़ा था। मॉडरेट के साथ इनका इतना बनता नहीं था, क्योंकि इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ पत्र व्यवहार करके या फिर अर्जी एप्लीकेशंस लिख के अंग्रेज आपको आजादी देने वाले हैं। सो ही वाज बिलीविंग द मास मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई 1907 के अंदर जो सूरत सेशन कांग्रेस को हुआ वहां पे लोग स्प्लिट हो गए थे मॉडरेट से, क्योंकि इनको मजा नहीं आ रहा था उनके साथ। और 1920 के 1 अगस्त पे इनकी वहां पे हुई थी डेथ। एट दैट टाइम वहां पे एक नई मूवमेंट इंडिया में शुरू होने ही वाली थी, एंड दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और बोल सकते हैं कि थोड़ा सा झटका लगा था वहां पे, जब इतने बड़े लीडर्स मूवमेंट के जस्ट शुरू होने से पहले उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। So that is all about Bal Gangadhar Tilak, that is Lokmanya Tilak. And now that is the last topic, which is all about India Commission, the first indigenously developed 1 megawatt green hydrogen plant. हमने फाइनली वहां पे लॉन्च किया है द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्वदेशी 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहां पे हमने इसको लॉन्च किया है? एट दीनदयाल पोर्ट कंडला, a milestone under the national green hydrogen mission as well as maritime India vision 2030। तो फाइनली एग्जैक्टली है क्या ये? तो 1 मेगावाट का हमने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वहां पे लॉन्च किया है। और बेसिकली हमारा जो प्लान था वो 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका थोड़ा सा एक जोन, एक पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है लॉन्च। और कहां पे और किस कौन सी जगह पे इसको लोकेट किया गया है? एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। इट इज लोकेटेड एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दैट इज इन कंडला, गुजरात, द फर्स्ट सच फैसिलिटी एट एन इंडियन पोर्ट। और स्वदेशी है तो बट ऑब्वियसली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही एक पार्ट रहेगा, and it is executed by DPA in collaboration with engineering partner L&T, like that is Larsen and Toubro। और टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन सी यूज की गई है? that is it has they have used indigenously manufactured electrolyzers to produce green hydrogen via electrolysis using renewable energy sources। पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का वहां पे किया है यूज, राइट। सो एक चीज भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दैट इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडिजिनियस कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम। क्योंकि देखा जाए तो हाइड्रोजन पावर इतनी अभी डेवलप नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी वहां पे हमारी कैपेसिटी यहाँ पे शोकेस हो रही है। इंडिया का जो नेट जीरो का गोल है और जो क्लीन फ्यूल की हम जो बातें करते हैं उसको ये वाला मिशन वहां पे सपोर्ट करेगा। और 2023 में जो हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की थी शुरुआत, उसकी बस एक बहुत ही बढ़िया से उसको वहां पे स्टार्ट वगैरह देगा। फास्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे रहेगा, कंस्ट्रक्टेड विद इन 4 months a model for speed, scale and skill, plus we have that capacity that will produce 140 metric tons of green hydrogen annually। फेज वाइज वहां पे एक्सपांशन वहां पे रहेगा। सबसे पहले फेज 1
जो कि 1 मेगावाट का है, उसके बाद 5 मेगावाट और लास्ट में वहां पे जाएगा 10 मेगावाट, राइट। तो और इसका बेसिकली यूज क्या रहेगा, सो इट विल पावर 11 हाइड्रोजन बसेस एंड पोर्ट स्ट्रीट लाइटनिंग इनिशियली। सो दिस आर दी सिग्निफिकेंस, और बोल सकते हैं कि यस डेफिनेटली एक हाइड्रोजन प्लांट डालने के अंदर हमारे पहला स्टेप है, तो वहां पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंस उसकी वहीं पे दिख जाती है। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स in logistic as well as transport, and it will boost आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो सारी की सारी इंडिजीनियस है। तो ध्यान रखना, हमारा ये जो फर्स्ट 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है कंडला के अंदर एट दीन दयाल पोर्ट। एंड दैट्स इट। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं। जाते जाते वापस आपको बता दूं कि लास्ट मंथ पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर 10 जुलाई से नई बैच की हुई थी शुरुआत। एंड इन दिस मंथ आफ्टर 15th of August we are about to launch some new batches. We are about to open some new seats for the next students. So अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद किसी भी ब्रांच के ऊपर, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट हमारे स्टाफ मेंबर आपको वहां पे सामने से कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड इसी तरीके से कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।